हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम क्लास 11th के बायोलॉजी के पुष्प एवं पुष्पक्रम चैप्टर को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस अर्थात असीमाक्षी पुष्पक्रम के बारे में। और दोस्तों, इस लेक्चर में ससीमाक्षी पुष्पक्रम के बारे में बताया जाएगा। दोस्तों, आप जानते हैं कि पुष्पक्रम पौधों में 4 प्रकार से होते हैं, जो हमने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाए थे। अगर दोस्तों आपने पिछला लेक्चर अभी तक नहीं देखा है तो वेट मत कीजिए और इस लेक्चर के बाद उस पहले लेक्चर को जरूर देखना। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ससीमाक्षी पुष्पक्रम के बारे में। और पुष्पक्रम पौधों में 4 प्रकार से होते हैं। पहला पुष्पक्रम होता है असीमाक्षी, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस। और दूसरा जिसके बारे में हम आज पढ़ेंगे वो है ससीमाक्षी पुष्पक्रम अर्थात साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। और तीसरा होता है संयुक्त पुष्पक्रम अर्थात कंपाउंड इन्फ्लोरेसेंस। और चौथा विशिष्ट पुष्पक्रम अर्थात स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस। तो दोस्तों, इस वीडियो में साइमोस इन्फ्लोरेसेंस के बारे में बात होगी। देखिए दोस्तों, ससीमाक्षी पुष्पक्रम क्या होता है। आप पहले असीमाक्षी पुष्पक्रम को एक बार ध्यान में लाइए। हमने बताया था कि असीमाक्षी पुष्पक्रम वह पुष्पक्रम होता है जिसमें पुष्प किस तरह से लगते हैं। दोस्तों, जो असीमाक्षी पुष्पक्रम था उसमें किस तरह से पुष्प लगे थे। ये कोई पुष्पावली वृंत थी। पुष्पावली वृंत का मतलब जिस पर पुष्प लगते हैं। और जो बड़े पुष्प थे वो नीचे की ओर, जो बड़े और पुराने पुष्प वो नीचे की ओर, जो छोटे होते चले जाते थे और नए आते चले जाते थे वो ऊपर लगा देते थे। तो इस तरह से ये जो पुष्पक्रम बनता था वो होता था असीमाक्षी पुष्पक्रम। इसे इंग्लिश में बोलते हैं रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस। रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस। और जो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं असीमाक्षी पुष्पक्रम के बारे में। तो जो असीमाक्षी पुष्पक्रम होता है, ससीमाक्षी पुष्पक्रम के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों, जो ससीमाक्षी पुष्पक्रम होता है वो असीमाक्षी पुष्पक्रम का जस्ट उल्टा होता है। जो साइमोस इन्फ्लोरेसेंस होता है वो रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस का जस्ट उल्टा होता है। कैसे उल्टा होता है? ये पुष्पावली वृंत है और इसमें पुष्पों को जो लगने का क्रम है वो किस तरह से है कि जो बड़े और पुराने पुष्प हैं वो नीचे लगते हैं। लेकिन इसमें जो हमारा साइमोस इन्फ्लोरेसेंस होता है, साइमोस इन्फ्लोरेसेंस, उसमें क्या होता है कि जो बड़े पुष्प और पुराने पुष्प होते हैं वो ऊपर की ओर लगते हैं। जैसे इस तरह से ये सबसे बड़ा, फिर जो इस तरह से आते रहते हैं, जो छोटे होते चले जाते हैं वो नीचे की ओर लगते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से ये इसका जस्ट अपोजिट है। इसमें जो बड़े और पुराने पुष्प वो नीचे की ओर लगते हैं और जो साइमोस अर्थात ससीमाक्षी पुष्पक्रम है उसमें क्या होता है कि जो बड़ा पुष्प होता है और पुराना वो सबसे ऊपर लगता है। और इस तरह से जो छोटे और नए पुष्प आते रहते हैं वो नीचे की ओर लगते रहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जो ससीमाक्षी पुष्पक्रम है वो असीमाक्षी पुष्पक्रम का जस्ट उल्टा है। तो हम असीमाक्षी पुष्पक्रम को याद रखेंगे कि इसमें जो पुराने पुष्प होते हैं और बड़े होते हैं वो नीचे की ओर। तो इसका हम अपोजिट कर देंगे कि जो इसमें पुराने और बड़े पुष्प होते हैं वो ससीमाक्षी पुष्पक्रम में ऊपर होते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर ससीमाक्षी पुष्पक्रम आपको क्लियर हो गया होगा कि इसमें जो बड़े और पुराने पुष्प होते हैं वो ऊपर की ओर और जो छोटे पुष्प होते हैं जो नए नए आते रहते हैं वो नीचे की ओर लगते रहते हैं। तो दोस्तों, हमने ससीमाक्षी पुष्पक्रम को क्लियर कर लिया। अब दोस्तों, जिस तरह से हमने असीमाक्षी पुष्पक्रम के प्रकार पढ़े थे, 8 प्रकार होते हैं। कौन कौन से 8 प्रकार होते हैं आपको अगर आपने पुराना लेक्चर देखा है तो आपको जरूर ध्यान होगा। पहला क्या बताया था मैंने? रेसिम बताया था। और दूसरा स्पाइक, तीसरा स्पाइकलेट, चौथा कैटकिन और 5वां स्पेडिक्स, 6वां कोरिम्ब और 7वां अम्बिल और 8वां कैपिटुलम, इसे हेड भी बोलते हैं। इसके सभी एग्जाम्पल दिए थे हमने। दोस्तों, अगर आपने अभी तक पुराना लेक्चर नहीं देखा है
जो इसके पीछे लेक्चर था उसे जरूर देखें। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं शशीमाक्षी पुष्पक्रम के प्रकार के बारे में, क्योंकि हमने शशीमाक्षी पुष्पक्रम को बहुत अच्छे से जान लिया कि इसमें जो बड़ा पुष्प होता है वो ऊपर की ओर और जो नए और छोटे पुष्प आते हैं वो नीचे की ओर। दोस्तों यहाँ पर एक बात क्लियर कर लीजिए, यहाँ पर ये जो पुष्पावली ग्रंथ है इस पर पुष्प लगते ही रहेंगे, इस पर पुष्प आते रहेंगे, अनंत तक आते रहेंगे। ये जहां तक बढ़ती रहेगी पुष्प आते रहेंगे। और यहाँ पर क्या होता है कि जो इसकी सीमा है वो तो खत्म हो जाती पहले ही, जो इसकी लिमिट है बढ़ने की पुष्पावली ग्रंथ की वो पहले ही खत्म हो जाती, क्योंकि बड़ा जो पुष्प होता है वो ऊपर ही लग जाता है। अब जहां तक ये होगी पुष्प में वहीं तक आ पाएंगे, इस तरह से छोटे होते चले जाएंगे। और ये जैसे पुष्प जो पौधा है वो यहाँ है तो यहाँ पर खत्म हो जाएंगे पुष्प लगना। तो इस तरह से ये जो असीमाक्षी पुष्पक्रम होता है इसमें पुष्पावली ग्रंथ पर पुष्प अनंत तक लगते रहते हैं। और जो शशीमाक्षी अर्थात साइमोस इन्फ्लोरेसेंस होता है इसमें जो पुष्पावली ग्रंथ पर पुष्प अनंत पर नहीं लगते हैं, ये एक सीमा तक ही लग सकते हैं, क्योंकि इसकी सीमा यहाँ पर बंद नहीं हुई, ये अभी तक चलता रहेगा और इसकी जो लिमिट है वो यहाँ पर पूरी हो गई है। तो दोस्तों ये अब आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो दोस्तों इस तरह से हमने जाना कि जो असीमाक्षी पुष्पक्रम में पुष्पावली ग्रंथ होता है वो अनंत तक जा सकता है, और शशीमाक्षी पुष्पक्रम में तो पहले ही लिमिट लगा दी गई, अब भैया तुम यहाँ से आगे नहीं बढ़ोगे। तो इस तरह से ये जो शशीमाक्षी पुष्पक्रम है उसमें जो पुष्पावली ग्रंथ है वो अनंत तक नहीं जाता है। अब शशीमाक्षी पुष्पक्रम साइमोस इन्फ्लोरेसेंस के टाइप्स हैं, उन्हें देखते हैं। दोस्तों साइमोस इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है ये आपने अच्छे से जान लिया कि इसमें जो बड़े पुष्प होते हैं वो ऊपर लगते हैं, पुराने होते हैं वो ऊपर, और जो नए छोटे छोटे आते रहते हैं पुष्प वो नीचे लगते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमने शशीमाक्षी पुष्पक्रम को अच्छे से क्लियर कर लिया। अगर दोस्तों आपको कोई दिक्कत होती हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे शशीमाक्षी पुष्पक्रम के प्रकार। शशीमाक्षी पुष्पक्रम के प्रकार, टाइप्स ऑफ। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। जो साइमोस इन्फ्लोरेसेंस है उसके टाइप्स क्या होते हैं, और अभी मैंने असीमाक्षी अर्थात रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस के जो 8 पार्ट्स होते हैं अभी मैंने आपको नाम बताए थे। तो जो शशीमाक्षी पुष्पक्रम है उसके टाइप कुछ भी हो, आपको उसमें ये जरूर ध्यान रखना है कि जो हमें बड़ा पुष्प लगाना है वो सबसे ऊपर, और उससे जो नीचे पुष्प लगेंगे वो छोटे और नए होंगे, और जो पुराना और बड़ा पुष्प होगा वो सबसे ऊपर। तो दोस्तों जो साइमोस इन्फ्लोरेसेंस है इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 1, 2 एंड 3। पहला क्या है, एकल शाखी। एकल शाखी शशीमाक्षी पुष्पक्रम, ये पहला पार्ट है एकल शाखी शशीमाक्षी पुष्पक्रम। और दूसरा क्या है दोस्तों, युग्म शाखी शशीमाक्षी पुष्पक्रम। और चौथा पार्ट क्या है, बहुशाखी शशीमाक्षी पुष्पक्रम। बहुशाखी शशीमाक्षी पुष्पक्रम। पहले आप नाम क्लियर कर लीजिए, इनको मैं एक एक करके अच्छे से बता दूंगा। नाम आप जान लीजिए कि 3 प्रकार के होते हैं। पहला पार्ट होता है एकल शाखी शशीमाक्षी पुष्पक्रम, युग्म शाखी शशीमाक्षी पुष्पक्रम, बहुशाखी शशीमाक्षी पुष्पक्रम। तो दोस्तों अब चलते हैं इसके पहले पार्ट्स की ओर। क्या है, एकल शाखी शशीमाक्षी पुष्पक्रम। दोस्तों चलते हैं एकल शाखी शशीमाक्षी पुष्पक्रम की ओर। ये क्या होता है, शशीमाक्षी पुष्पक्रम आप जानते ही हैं कि जो बड़े और पुराने पुष्प होते हैं वो इसमें ऊपर की ओर लगते हैं। और एकल शाखी का मतलब क्या है ये आपको डेफिनेशन से क्लियर हो जाएगा। दोस्तों डेफिनेशन क्या कहती है कि इसे जो इसमें मुख्य अक्ष होता है, इसमें मुख्य अक्ष एक पुष्प में समाप्त हो जाता है। दोस्तों जो इसका मुख्य अक्ष होता है वो एक पुष्प में समाप्त हो जाता है। जैसे मान लीजिए ये मुख्य अक्ष है तो इसमें जो पुष्प लगेगा वो एक लगेगा और ये समाप्त हो जाएगा। ये बात रही पहली लाइन की जो हमारी डेफिनेशन में लिखी है कि इसमें मुख्य अक्ष एक पुष्प में
समाप्त हो जाता है। यहाँ पर हमने एक पुष्प लगा दिया और ये मुख्य अक्ष है, ये समाप्त हो गया। अब दोस्तों क्या कह रही है डेफिनेशन आगे, तथा एक बार में केवल एक पार्श्व अक्ष विकसित होती है। पार्श्व अक्ष का मतलब क्या है, जो साइड से एक कोई नई अक्ष निकलती है। ये जो पार्श्व का मतलब है, साइड से कोई एक नई अक्ष निकलती है। जैसे इसकी दो साइड हैं, एक राइट साइड और दूसरी लेफ्ट साइड। तो अगर जैसे राइट साइड से निकल जाती है तो यहाँ ये पुष्प लग जाएगा। अब देखिए दोस्तों, ये भी मुख्य अक्ष हो गया, ये अपने लिए भी मुख्य अक्ष है और ये भी एक पुष्प में समाप्त हो गया। अब इसमें क्या होगा, इसमें फिर वही नियम लागू होगा कि एक बार में केवल एक ही पार्श्व अक्ष विकसित होती है। तो इसकी पार्श्व अक्ष अगर हम सीधे हाथ पे लगाते हैं तो सीधा हाथ इधर और उल्टा इधर, तो सीधे पे लगाते हैं तो इस तरह से ये नई पार्श्व अक्ष विकसित हो जाएगी। अब ये जो इस पार्श्व अक्ष, इसके लिए जो ये वाली, इसे हम एक मान लेते हैं, इसे 2 और इसे 3। ये जो दूसरी पार्श्व अक्ष है, ये इसके लिए पहले के लिए पार्श्व अक्ष है और जो अपने लिए ये मुख्य अक्ष का काम करती है। और इससे जो तीसरी पार्श्व अक्ष निकलती है वो भी अपने लिए मुख्य अक्ष का काम करती है और उससे भी क्या होता है, एक नई पार्श्व अक्ष निकलती है और उससे नया नया पुष्प निकलता है। तो दोस्तों ये जो मुख्य अक्ष 1, 2 और 3 और 4 हैं, ये तो एक पुष्प में ही समाप्त हो जाती हैं। जैसे ये पुष्प लगा एक, ये समाप्त हो गई। अगर इसकी बात करें दूसरे की, तो ये पुष्प लगा, समाप्त हो गई। तीसरी की बात करते हैं तो वो भी समाप्त हो गई और चौथी वो भी समाप्त हो गई। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें एक बार में केवल एक ही पार्श्व अक्ष विकसित होती है। जैसे एक पार्श्व अक्ष इधर विकसित हो जाती है, या हम इधर भी कर सकते हैं, इधर भी एक पार्श्व अक्ष लगा सकते हैं, इधर ना लगाते हैं तो इधर लगा सकते हैं। इसकी 2 कंडीशन होती हैं। इसे भी 2 टाइप्स में बांटा गया इसी कंडीशन के आधार पर कि या तो हम इधर लेंगे तो दूसरी कंडीशन होगी, इधर लेंगे तो दूसरी कंडीशन। अब इस तरह से ये इससे एक पार्श्व अक्ष निकल गई। ये एक ही पार्श्व अक्ष का निर्माण होता है, एक मुख्य अक्ष से, 2 का नहीं। तो दोस्तों हम इस तरह से ध्यान रखेंगे कि जो मुख्य अक्ष तो एक पुष्प में समाप्त हो जाता है, लेकिन उससे एक बार में एक पार्श्व अक्ष विकसित हो जाती है। तो इससे एक बार में एक पार्श्व अक्ष विकसित हो गई। अब ये जो बना है दूसरी, ये मुख्य अक्ष का काम करेगी, तो इससे भी एक पार्श्व अक्ष विकसित होगी एक ही, और इससे पुष्प भी, जो मुख्य अक्ष है वो एक पुष्प में समाप्त भी हो जाएगा और एक पार्श्व अक्ष भी विकसित हो जाएगी। अब इससे जो मुख्य अक्ष है, ये 3 अगर मुख्य अक्ष का काम करती है तो इसका पुष्प यहाँ पर लगा है और ये एक ही पुष्प में समाप्त हो जाती है और एक पार्श्व अक्ष विकसित कर देती है जिसका नाम है स्पोर। तो इस तरह से आपने जाना कि जो एकल शाखी है उसमें क्या होता है, इसमें मुख्य अक्ष तो एक पुष्प में समाप्त हो जाता है, लेकिन एक बार में केवल एक पार्श्व अक्ष विकसित हो जाती है। अब ये मुख्य अक्ष एक पुष्प में समाप्त हो गया और एक पार्श्व अक्ष साइड से निकल आई, और जो दूसरी मुख्य अक्ष है उसके लिए ये वाली जो पार्श्व अक्ष ये साइड से निकल आई, इसका भी पुष्प एक ही मुख्य अक्ष में समाप्त हो गया, और जो चौथी है वो तीसरी के लिए पार्श्व अक्ष का काम कर रही है। ये देखिए जो तीसरी मुख्य अक्ष है उससे क्या है, चौथी पार्श्व अक्ष निकल गई और वो भी एक पुष्प में समाप्त हो गई। इस तरह से आगे चलता रहेगा। तो दोस्तों इस तरह से एकल शाखी ससीमाक्षी पुष्पक्रम को अच्छे से जान लीजिए। एकल शाखी का मतलब ही होता है केवल एक शाखा का निर्माण होना। मुख्य अक्ष तो एक पुष्प में समाप्त हो गया और एक शाखा का निर्माण होना, इसलिए एकल शाखी कहते हैं इसे। और ससीमाक्षी पुष्पक्रम आप जानते ही हैं। तो दोस्तों इस तरह से हम एकल शाखी ससीमाक्षी पुष्पक्रम को अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब ये एकल शाखी ससीमाक्षी पुष्पक्रम है, इसके 2 टाइप्स होते हैं। किस तरह से हम, जैसे ये है जो दूसरी वाली पार्श्व अक्ष है उसमें क्या है कि जैसे हमने इधर जो तीसरी वाली जो पार्श्व अक्ष है वो इधर लगा दी, अगर हम इधर लगा देते हैं तो दूसरी कंडीशन अप्लाई हो जाएगी। तो इस कंडीशन में तो ये पार्श्व अक्ष इधर से विकसित हुई, अगर इधर से विकसित हो जाती तो वो दूसरी कंडीशन हो जाती। इसी लेकिन होती क्या, एक मुख्य अक्ष से केवल एक ही पार्श्व अक्ष निकलती, तो जो पार्श्व अक्ष एक ही निकलती, तो इसलिए ये एकल शाखी ससीमाक्षी पुष्पक्रम तो हो जाता,
लेकिन इसका दूसरा टाइप हो जाता। तो दोस्तों अब हम इसके दोनों पार्टों को अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए चलते हैं इसके दोनों पार्ट्सों की ओर। दोस्तों जो एकल शाखी ससीमाक्षी पुष्पक्रम होता है उसके 2 टाइप्स होते हैं। पहला टाइप्स होता है कुंडलित, इसे इंग्लिश में बोलते हैं हेलिक्वाइड। और सेकेंड पार्ट्स क्या होता है, वृश्चिकी, इसे इंग्लिश में बोलते हैं स्कार्पॉइड। तो दोस्तों ये कुंडलित और वृश्चिकी ये एकल शाखी ससीमाक्षी पुष्पक्रम के पार्ट्स हैं, इन्हें हम क्लियर करते हैं। तो दोस्तों ये कुंडलित और वृश्चिकी ये एकल शाखी ससीमाक्षी पुष्पक्रम के पार्ट्स हैं। देखिए दोस्तों ये क्या होते हैं, जैसे जो एक कुंडलित एकल शाखी ससीमाक्षी पुष्पक्रम, इसका अगर पूरा नाम लिखें तो कुंडलित एकल शाखी ससीमाक्षी पुष्पक्रम। तो ये मान लीजिए कोई मुख्य अक्ष है, ये मुख्य अक्ष है और उस पर एक पुष्प लग गया। अब ये मुख्य अक्ष एक ही पुष्प में समाप्त हो गई, क्योंकि ये एकल शाखी है। तो इसमें क्या होता है, जो मुख्य अक्ष होती है वो एक पुष्प में समाप्त हो जाती है। अब दोस्तों इसमें जो पुष्प लगते हैं एक ही ओर विकसित होते हैं। जो एकल शाखी ससीमाक्षी पुष्पक्रम का जो कुंडलित पार्ट्स है उसमें क्या होता है कि जो पुष्प होते हैं वो मुख्य अक्ष के एक ही ओर विकसित होते हैं। जैसे अब अगर हम राइट हैंड की तरफ ले लेते हैं तो सभी पुष्प उधर ही लगाएंगे, और अगर लेफ्ट हैंड की तरफ ले लेते हैं तो सभी पुष्प उधर लगाएंगे। अब जैसे दोस्तों हम यहाँ पर राइट हैंड की तरफ ले लेते हैं तो इधर हमारा राइट हैंड है, तो यहाँ पर ये एक पार्श्व अक्ष विकसित हो गई। अब क्या है कि जो पार्श्व अक्ष विकसित हो गई है, इससे भी एक पार्श्व अक्ष विकसित होगी। वो किधर के लिए विकसित होगी, सीधे हाथ की तरफ, और सीधा हाथ इधर के लिए है। तो इस तरह से ये नई पार्श्व अक्ष विकसित हो जाती है। और इस तरह से इससे भी एक पार्श्व अक्ष विकसित होगी, और वो किधर होगी, इधर नहीं लगा सकते क्योंकि ये उल्टा हाथ पड़ जाएगा, और सीधे हाथ की तरफ ही एक और पार्श्व अक्ष विकसित हो जाती है। तो दोस्तों ये जो कुंडलित हेलिक्वाइड एकल शाखी ससीमाक्षी पुष्पक्रम है उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो पुष्प के जो अक्ष होती हैं वो एक ही ओर विकसित होती हैं। अगर हम लेफ्ट हैंड की तरफ ले लेते तो इस तरह से सभी लेफ्ट हैंड की ओर होती हैं, और जब हमने राइट हैंड लिया है तो सभी राइट हैंड की तरफ होंगी। और इस तरह से ये जो राइट हैंड पर एक पार्श्व अक्ष विकसित होती है, इसके भी राइट हैंड पर ये इधर लेफ्ट हैंड हो जाता तो गलत हो जाता, तो हम इधर राइट हैंड पर ही लेंगे। और इस तरह से ये जो पार्श्व अक्ष है वो विकसित हो गई। अब इसकी राइट हैंड देखेंगे इधर है, तो इस तरह से ये इससे भी एक पार्श्व अक्ष विकसित हो गई। तो कुंडलित पे हम क्या लिख सकते हैं कि जो इसमें जो पार्श्वीय शाखाएं होती हैं, इसमें पार्श्वीय शाखाएं मुख्य अक्ष के एक ही ओर विकसित होती हैं, एक ही ओर विकसित होती हैं, एक ही ओर विकसित होती हैं। जैसे आपने यहाँ पर देखा कि जो ये पार्श्वीय शाखाएं हैं ये मुख्य अक्ष के एक ही ओर विकसित हैं। अब इसके एग्जाम्पल भी आपको याद रखने होंगे। इसके एग्जाम्पल क्या हैं, मकोए, पहला एग्जाम्पल है मकोए, फिर जंकस और बिगोनिया, ये 3 आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं, मकोए, जंकस और बिगोनिया। एग्जाम्पल जरूर याद रखें। जब दोस्तों लास्ट वीडियो होगी इस चैप्टर की तो उसमें आपको एक ही पेज में पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप लास्ट वीडियो का वेट जरूर करें, और ये इसके उदाहरण सब एक ही पेज में क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों कुंडलित आप जान गए कि इसमें जो पार्श्वीय शाखाएं निकलती हैं वो मुख्य अक्ष के एक ही ओर निकलती हैं। इसके एग्जाम्पल हैं मकोए, जंकस और बिगोनिया और ETC और भी हो सकते हैं। और जो हमारा दूसरा पार्ट है एकल शाखी ससीमाक्षी पुष्पक्रम का वृश्चिकी, इसे इंग्लिश में बोलते हैं स्कार्पॉइड।
ये क्या होता है, पहले हम सिंपल से एक मुख्य अक्ष बना लेते हैं। और इसमें क्या होता है कि पहली बार इसमें उल्टा हो जाता है, इसमें एक ही मुख्य अक्ष के एक ही ओर विकसित होती है, और इसमें क्या होता है एकांतर क्रम में चलता है। जैसे पहली बार राइट हैंड पे लग गई, पहली बार राइट हैंड पे पार्श्व शाखा निकल आई, फिर लेफ्ट हैंड पे, और फिर राइट हैंड पे, फिर लेफ्ट हैंड पे, फिर राइट, फिर लेफ्ट। किस तरह से, जैसे ये है मुख्य अक्ष, यहाँ पर एक लगा पुष्प। अब पहले मान लीजिए राइट हैंड पर, ये राइट हैंड है, इस तरफ एक पार्श्व शाखा निकलती है इस तरह से। अब दोस्तों ये जो कुंडलित एकल शाखी ससीमाक्षी पुष्पक्रम था, उसके अनुसार क्या था कि जो शाखा निकलेगी वो एक ही ओर से निकलेगी। जैसे अगर ये जो शाखा है वो इधर ही निकलेगी, राइट हैंड पर निकलेगी, लेकिन जो वृश्चिकी होता है इसमें राइट और लेफ्ट ये दोनों एकांतर क्रम में चलते हैं, अर्थात राइट के बाद लेफ्ट, लेफ्ट के बाद राइट। तो अब हम राइट हैंड पर लगा चुके हैं एक शाखा, अब जो दूसरी शाखा लगेगी वो लेफ्ट हैंड पर लगेगी, अर्थात यहाँ पर लगेगी। यहाँ पर अगर हम लगा देते हैं तो वो कुंडलित एकल शाखी ससीमाक्षी पुष्पक्रम कहलाएगा। और अगर लेफ्ट हैंड पर, राइट पर लगा दी पहली वाली, और जो दूसरी शाखा निकलेगी पार्श्वीय शाखा वो लेफ्ट हैंड पर। अब दोस्तों ये लेफ्ट पर निकल गई, ये शाखा लेफ्ट हैंड पर निकल गई। अब जो दूसरी पार्श्वीय शाखा निकलेगी वो राइट हैंड पर निकलेगी, अर्थात इधर की ओर। अब फिर इसमें उसी की तरह राइट पर निकल गई, अब लेफ्ट पर, लेफ्ट मतलब इधर, और फिर लेफ्ट पर निकल गई राइट पर, राइट पर निकल गई लेफ्ट पर, अब जब लेफ्ट पर निकल गई तो राइट पर। इस तरह से ये पुष्पक्रम चलता रहता है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो कुंडलित में पार्श्वीय शाखाएं निकलती हैं वो मुख्य अक्ष के एक ही ओर निकलती हैं। राइट पे निकल गई तो सब राइट पे चली जाएंगी, लेफ्ट पे निकल गई सब लेफ्ट पे चली जाएंगी। और जो वृश्चिकी अर्थात स्कार्पॉइड एकल शाखी ससीमाक्षी पुष्पक्रम, उसमें क्या होता है कि इसमें राइट और लेफ्ट एकांतर क्रम में चलते हैं। जैसे ये मुख्य अक्ष है तो पहली बार इसकी जो पार्श्व शाखा राइट हैंड पर निकल गई, अब जब राइट पर हैंड पर निकली फिर लेफ्ट हैंड पर, फिर राइट, फिर लेफ्ट, फिर राइट, फिर लेफ्ट, फिर राइट, फिर लेफ्ट, बस इसमें लेफ्ट राइट होता रहता है। तो इस तरह से हम वृश्चिकी को अच्छे से क्लियर कर लिया हमने। और इसके एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। जो वृश्चिकी स्कार्पॉइड, इसका एग्जाम्पल होता है कपास, हाथी सूंड, हाथी सूंड। ये आपको जरूर ध्यान रखना है, ये किसी जंतु का नाम नहीं है। ये आपको देखने से एक जंतु का नाम लग रहा होगा, लेकिन ये जंतु का नाम नहीं है, ये एक पौधे का नाम है जिसमें इसी प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है, वृश्चिकी प्रकार का। एक बार राइट पे लग गया, फिर लेफ्ट, फिर राइट, फिर लेफ्ट, फिर राइट, फिर लेफ्ट, लेफ्ट राइट होता रहता है। तो ये हाथी सूंड एक पुष्पक्रम का नाम है। हाथी सूंड एक पौधे का नाम है जिसमें वृश्चिकी प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है। और दूसरा एग्जाम्पल क्या है, कपास। तो हाथी सूंड तो आपको उम्मीद करता हूं कि हमेशा याद रहेगा, कभी नहीं भूलेंगे आप। हाथी सूंड किसका उदाहरण है, वृश्चिकी का। वृश्चिकी क्या है, वृश्चिकी क्या है, एकल शाखी ससीमाक्षी पुष्पक्रम का एक पार्ट है वृश्चिकी, और उसका उदाहरण है हाथी सूंड। तो इस तरह से हमने एकल शाखी ससीमाक्षी पुष्पक्रम को अच्छे से क्लियर कर लिया कि एकल शाखी में क्या होता है, इसमें मुख्य अक्ष एक ही उसमें समाप्त हो जाती है और केवल एक शाखा विकसित होती है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इस तरह से जो अगर हम लेफ्ट राइट भी करते हैं, अगर हम यहाँ पर दूसरी शाखा भी निकाल लें तो भी वो राइट में ही होगी, लेकिन ये नहीं होता है क्योंकि ये एकल शाखी है, इसमें एक ही शाखा विकसित होती है और इस तरह से ये एक एक शाखाएं विकसित होकर चली जाती हैं। तो दोस्तों, इस तरह से कुंडलित और वृश्चिकी, ये जो एकल शाखी ससीमाक्षी पुष्पक्रम के पार्ट्स हैं, इन्हें भी हमने अच्छे से क्लियर कर लिया। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं ससीमाक्षी पुष्पक्रम के दूसरे पार्ट की ओर, जो क्या है, दूसरा पार्ट है युग्म शाखी ससीमाक्षी पुष्पक्रम। तो दोस्तों,
एकल शाखी ससीमाक्षी पुष्पक्रम के बारे में हमने पढ़ लिया, उसके प्रकार भी पढ़ लिए। अब आता है युग्म शाखी ससीमाक्षी पुष्पक्रम। युग्म शाखी ससीमाक्षी पुष्पक्रम क्या है, इसकी ये डेफिनेशन लिखी हुई है। हम डेफिनेशन की सहायता से चित्र बनाएंगे और फिर आपको डेफिनेशन क्लियर करेंगे। इसमें मुख्य अक्ष एक ही पुष्प में समाप्त हो जाता है। जो मुख्य अक्ष होता है वो एक पुष्प में समाप्त हो जाता है। जैसे ये मुख्य अक्ष है, ये एक पुष्प में समाप्त हो गया। अब क्या होता है, मुख्य अक्ष से दो नई शाखाएं विपरीत दिशा में, ये इम्पोर्टेंट है, और ये और मुख्य अक्ष से दो नई शाखाएं विपरीत दिशा में निकलती हैं। अब आपको इससे दो नई शाखाएं निकालनी हैं। जैसे एक यहाँ निकाल दी, ये पुष्प हो गया। अब दूसरी निकालनी है, वो विपरीत दिशा में निकलेगी। और विपरीत दिशा क्या हो जाएगी, जब लेफ्ट, ये जो राइट में लगी है इसकी विपरीत क्या हो जाएगी, लेफ्ट। इस तरह से ये दो शाखाएं निकल जाती हैं। अब दोस्तों अगर इससे शाखाएं निकलेंगी तो कैसे निकलेंगी। अब मान लीजिए ये ही मुख्य अक्ष है और इसका जो पुष्प है, जो इसकी मुख्य अक्ष है, वो एक ही पुष्प में समाप्त हो गई, पुष्प एक ही निकलेगा। और क्या होता है कि इसमें जो मुख्य अक्ष से दो नई शाखाएं विपरीत दिशा में निकलती हैं। जैसे अगर हम एक शाखा इधर निकाल देते हैं, अब जो दूसरी शाखा होगी वो विपरीत दिशा में अर्थात इधर लगेगी। इसमें दो शाखाएं निकलेंगी। एकल शाखी का मतलब ही होता है, एकल शाखी मतलब एक शाखा निकलेगी। युग्म का मतलब होता है जोड़ा, अर्थात दो शाखाएं निकलेंगी और वो विपरीत दिशा में होंगी, तो इस तरह से ये शाखाएं निकल जाएंगी। अगर दोस्तों हम इनकी भी शाखाएं निकालना चाहते हैं तो ये एक शाखा इधर की ओर और दूसरी विपरीत दिशा में इधर की ओर, और इसकी एक शाखा इधर की ओर और दूसरी विपरीत दिशा में इधर की ओर। हम आपसे इसीलिए बार बार विपरीत दिशा में बोल रहे हैं कि जो आपको याद आ जाए कि विपरीत दिशा में ही दो शाखाएं निकलती हैं, और ये शाखा इसकी इधर हो जाएगी, दूसरी विपरीत इधर की ओर, इसकी एक शाखा इधर और दूसरी विपरीत की ओर, तो इधर। ये आपको इस पुष्पक्रम के बारे में अर्थात युग्म शाखी ससीमाक्षी पुष्पक्रम के बारे में पता लग गया। अब आपको डेफिनेशन भी अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि जो इसका मुख्य अक्ष होता है वो तो एक पुष्प में समाप्त हो जाता है, और जो मुख्य अक्ष से शाखाएं निकलती हैं वो दो होती हैं। दो शाखाएं निकलती हैं और दोनों क्या होती हैं, विपरीत दिशा में। जैसे एक अगर आप लेफ्ट हैंड पर निकाल रहे हैं या एक राइट हैंड पर निकाल रहे हैं तो दूसरी लेफ्ट हैंड पर निकालनी होगी। अगर एक लेफ्ट हैंड पर निकाल रहे हैं तो दूसरी राइट हैंड पर निकालनी होगी। तो इस तरह से इसकी दो शाखाएं निकलती हैं, एक लेफ्ट हैंड पर इधर और एक ये वाली राइट हैंड पर। इसकी भी दो निकलती हैं, एक ये और एक ये। इसकी दो निकलती हैं तो एक इधर एक इधर, लेकिन जो एक शाखा में पुष्प होगा वो एक ही होगा, इस तरह से। और इधर की निकालना चाहें तो दो विपरीत दिशा में इस शाखा की जो पार्श्वीय शाखाएं हैं वो निकल जाती हैं। फिर इस शाखा की निकालना चाहें तो ऐसे, इस तरह से ये जो युग्म शाखी ससीमाक्षी पुष्पक्रम है ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया कि इसमें जो शाखाएं निकलती हैं एक मुख्य अक्ष से वो संख्या में दो होती हैं और विपरीत दिशा में होती हैं। अब दोस्तों चलते हैं ससीमाक्षी पुष्पक्रम के तीसरे पार्ट की ओर। तो तीसरा और लास्ट पार्ट है बहुशाखी ससीमाक्षी पुष्पक्रम। दोस्तों हमने जिस तरह से एकल शाखी और युग्म शाखी पुष्पक्रम पढ़े उसमें क्या पढ़ा, एकल शाखी में एक पार्श्व अक्ष निकलती है और युग्म शाखी में दो पार्श्व अक्ष निकलती हैं विपरीत दिशा में। लेकिन यहाँ बात हो रही है बहुशाखी, मतलब बहुत सी शाखाएं निकलती हैं जैसे ये। लेकिन इसमें जो मुख्य अक्ष होता है, आप एक बात अच्छे से क्लियर कर लीजिए कि जो ससीमाक्षी पुष्पक्रम के तीनों एग्जाम जो पार्ट्स हैं, एकल शाखी, युग्म शाखी, बहुशाखी, तो इसमें मुख्य अक्ष एक ही पुष्प में समाप्त हो जाता है। मुख्य अक्ष एक ही पुष्प में समाप्त हो जाता है। ये बात आपको सभी में याद रखनी है कि एक जो मुख्य अक्ष होता है वो एक ही पुष्प में समाप्त हो जाता है। तो इस तरह से ये मुख्य अक्ष है और एक पुष्प में समाप्त हो गया। तो इससे
बहुत सी शाखाएं निकल सकती हैं, इस तरह से, और इधर भी इस तरह से आप निकाल सकते हैं। क्योंकि जब बात होती है बहुशाखी की, इससे भी आप इस तरह से ऐसे बहुत सी शाखाएं निकाल सकते हैं। जब बात होती है बहुशाखी की तो आप जितना आपका मन करे उतनी शाखाएं आप बना सकते हैं। इसीलिए इसका नाम बहुशाखी पड़ा कि इसमें जो पार्श्व शाखाएं विकसित होती हैं वो बहुत होती हैं। अब जब एक होती थी तो हम एकल शाखी लिखते थे, और जब दो होती थी तो युग्म शाखी, और जब बहुत सी हैं, ऐसी भी कंडीशन हो सकती है जिसमें बहुत सी युग्म शाखाएं पार्श्व शाखाएं विकसित हों, तो वो क्या हो जाएगी हमारी कंडीशन, बहुशाखी ससीमाक्षी पुष्पक्रम। लेकिन ये जो जैसे हमने जितनी भी मुख्य अक्ष बनाई हैं, इनका जो पुष्प है, जो इनका मुख्य अक्ष है, वो एक ही पुष्प में समाप्त हो गया। जो इनमें पुष्प है वो एक ही है। तो आपको ये बात बस याद रखनी है, एक ही पुष्प में समाप्त हो जाता है। एकल शाखी की बात करें तो आप एक शाखा निकाल देंगे, और युग्म शाखी की बात करें तो आप दोनों और एक एक शाखा, दो शाखाएं निकाल देंगे। और बहुशाखी की आपका जितना मन करे आप उतनी शाखा निकाल सकते हैं। ये बात रही एकल शाखी, युग्म शाखी और बहुशाखी ससीमाक्षी पुष्पक्रम की। और ये ससीमाक्षी पुष्पक्रम के तीनों पार्ट हैं। तो दोस्तों हम फिर से सभी को एक एक अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। दोस्तों देखिए, तो दोस्तों अभी तक हमने जितना पढ़ा हम सभी को स्टेप वाइज क्लियर करेंगे। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक था साइमोस इन्फ्लोरेसेंस, अर्थात ससीमाक्षी पुष्पक्रम। क्या पुष्पक्रम था कि जिसमें जो असीमाक्षी पुष्पक्रम था उसका जस्ट अपोजिट है ये। उसमें क्या था कि जो बड़े पुष्प लगते थे और जो छोटे पुष्प थे वो ऊपर, और बड़े और पुराने वो नीचे। जैसे बड़े और पुराने पुष्प थे वो नीचे लगते थे, और जैसे ही छोटे और नए नए पुष्प आते रहते हैं वो ऊपर की ओर चलते रहते हैं, स्टेप बाय चलते रहते हैं। और इसमें क्या होता है कि जो बड़े पुष्प होते हैं वो सबसे ऊपर लग जाते हैं, और जो छोटे आते हैं वो बेचारे नीचे लगते रहते हैं। और जो मुख्य अक्ष होता है वो आगे नहीं बढ़ पाता है, क्योंकि इसकी लिमिट तो पूरी हो जाती है। मुख्य अक्ष पहले ही समाप्त हो जाता है एक बड़े पुष्प के साथ, और जो नीचे बेचारे छोटे छोटे पुष्प लगते रहते हैं। तो दोस्तों असीमाक्षी पुष्पक्रम हमने आपको बताया था कि इसमें जो बड़े पुष्प और पुराने पुष्प नीचे की ओर, और इसमें क्या होता है बड़े और पुराने पुष्प ऊपर की ओर। जो साइमोस इन्फ्लोरेसेंस होता है उसके 3 पार्ट्स होते हैं, एकल शाखी, ससीमाक्षी पुष्पक्रम, युग्म शाखी, बहुशाखी। एकल शाखी क्या था कि इसमें मुख्य अक्ष एक पुष्प में समाप्त हो जाता है, ये आपको इसमें भी याद रखना है, एकल शाखी में भी, युग्म शाखी में भी, बहुशाखी में भी। बस कंडीशन क्या है कि इसमें जो पार्श्व अक्ष होगी वो एक ही विकसित होगी, क्योंकि ये एकल शाखी है, मतलब एक शाखा विकसित होगी। तो इस तरह से ये जो मुख्य अक्ष है इससे एक शाखा निकली, और ये 2 कंडीशन में निकल सकती है। जैसे जब एक ही ओर निकलती है, जैसे राइट की ओर निकली, राइट हैंड की ओर, ये मुख्य अक्ष है, इसकी जब राइट हैंड पर जो पार्श्व शाखाएं होती हैं वो राइट हैंड पर निकलती हैं तो कुंडलित, हेलिक्वाइड, या इधर भी निकल सकती हैं, सभी लेफ्ट में निकल जाएं तो हेलिक्वाइड। और इसका उदाहरण क्या है, मकोए, जंकस, बिगोनिया। ये आपको सभी याद रखने। अभी आप ऐसे ही याद कर लीजिए, जब लास्ट वीडियो आएगी इस चैप्टर की तो उसमें हम मिलेंगे एक ट्रिक के साथ, और ये सभी उदाहरण आपको अच्छे से मिल जाएंगे उसमें। तो दोस्तों इसका जो एकल शाखी ससीमाक्षी पुष्पक्रम का सेकंड पार्ट वृश्चिकी, इसमें क्या होता है जो राइट और लेफ्ट एकांतर क्रम में चलते रहते हैं। जैसे अभी जब हमने ये जो मुख्य अक्ष लिया है, पहले इसमें हमने राइट हैंड पर एक जो शाखा है हमारी, जो पार्श्व शाखा है वो राइट हैंड पर निकली, फिर क्या है ये लेफ्ट हो गया, इसके लिए ये लेफ्ट हैंड पर निकल गई। अब जो दूसरी शाखा निकलेगी लेफ्ट पर निकल गई, फिर राइट पर, फिर लेफ्ट, फिर राइट, फिर लेफ्ट, इसमें लेफ्ट राइट होता रहता है। आपको इसका एग्जाम्पल कभी नहीं भूलना है। इसका एग्जाम्पल होता है हाथी सूंड। हाथी सूंड एक पौधे का नाम है जिसमें ये पुष्पक्रम पाया जाता है। अब सेकेंड पार्ट है युग्म शाखी, मतलब युग्म का मतलब होता है जोड़ा, अर्थात 2। तो इससे 2 शाखाएं निकलती हैं। ये आपको क्लियर है कि 2 शाखाएं निकलती हैं और विपरीत दिशा में निकलती हैं। ये बात आपको सभी में याद रखनी है कि एक ही पुष्प जो मुख्य अक्ष है
वो एक ही पुष्प में समाप्त हो जाता है। जैसे ये मुख्य अक्ष एक पुष्प में समाप्त हो गया। अब जो हमें नियम कहता है कि 2 शाखाएं निकालनी है विपरीत दिशा में, एक शाखा इधर निकाल दी, अब विपरीत दिशा में निकालनी, दूसरी इधर, 2 से ज्यादा निकालेंगे तो गलत हो जाएगा। अब ये जो शाखा, इसके लिए विपरीत दिशा में कैसे निकालेंगे हम? तो इस तरह से, इसके लिए इस तरह से, इसके लिए इस तरह से, और इसके लिए इस तरह से। और जो हमारा मुख्य अक्ष है वो एक ही पुष्प में समाप्त होता है। अब बहुशाखी में क्या, हमारा जितना मन करे हम मुख्य अक्ष से एक पुष्प में समाप्त कर दें। हमारा काम पहला क्या है कि हम मुख्य अक्ष को एक पुष्प में समाप्त कर दें, फिर हम फ्री हो जाते हैं। बहुशाखी ससीमाक्षी पुष्प क्रम में हमें जितनी शाखा निकालनी होती हम निकाल सकते हैं। जैसे इस तरह से हमारा जितना मन करे हम शाखाओं को निकाल सकते हैं। इसका नाम ही बहुशाखी है। जब एक शाखा निकलेगी तो वो कंडीशन होगी एकल शाखी, 2 निकलेंगी तो युग्म शाखी, और जब बहुत सी निकलेंगी तो बहुशाखी ससीमाक्षी पुष्प क्रम। ये बहुशाखी ससीमाक्षी पुष्प क्रम आप कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो मुख्य अक्ष है वो एक पुष्प में समाप्त हो जाता है, और जो पार्श्व शाखा निकलती हैं वो अनंत निकल सकती हैं, कितनी भी निकल सकती हैं, कोई संख्या नहीं है। और इसका उदाहरण आपको याद रखना है, आक, हेमेलिया। उदाहरण 2 आपको जरूर याद कर लेने हैं, आक और हेमेलिया। जैसे अगर एग्जाम में पूछता है कि ससीमाक्षी पुष्प क्रम के सभी भागों को उदाहरण सहित समझाओ, तो आपको जो उदाहरण देने होंगे वो यहीं से देने होंगे। इस तरह से 2 उदाहरण आप आसानी से दे सकते हैं। अभी से तैयार करते चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। उदाहरण सहित, चित्र सहित और थ्योरी सहित अगर आपको पढ़ना है तो बने रहिए दोस्तों इस चैनल पर, और आप अपना प्यार जरूर बनाए रखना। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें क्या होगा, हमारा जो तीसरा पुष्पक्रम है अर्थात स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस विशिष्ट पुष्पक्रम होगा। अभी हमने बात करी थी ससीमाक्षी, पिछली क्लास में असीमाक्षी। जिन भी लोगों ने असीमाक्षी पुष्पक्रम की क्लास नहीं देखी है वो जरूर हमारे चैनल पर जाकर देख लें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो दोस्तों अगली वीडियो में हम मिलेंगे स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस के साथ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और इसी तरह अपना प्यार बनाए रखना। और दोस्तों हम अपनी तरफ से अपना बेस्ट देने का प्रयास करते हैं। अगर कुछ कमी रह जाती है तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। दोस्तों आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।